हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ग्रुप की डेफिनेशन बताई थी कि ग्रुप क्या होता है और ग्रुप के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज आपकी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो मैंने ग्रुप के बारे में बताया था और एबिलियन ग्रुप के बारे में बताया था। तो ग्रुप के लिए मैंने बताया था एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए और क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि यदि दो एलिमेंट्स किसी सेट के हैं, मान लीजिए कि जी एक सेट है और वो भी नॉन एम्प्टी सेट है और जी आपका डॉट आपका एक ग्रुप होगा। कब होगा? जब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता हो, यानी ए और बी दो एलिमेंट्स हैं जो जी को बिलोंग करते हैं। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, देन ए डॉट बी भी जी को बिलोंग करना चाहिए। दूसरी मैंने जो प्रॉपर्टी बताई थी वो बताई थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दूसरी मेरी प्रॉपर्टी थी जो वो थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी उसमें? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में था कि यदि मैं तीन एलिमेंट्स लेती हूँ, सपोज मैंने लिया फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, तो आपकी एसोसिएटिविटी क्या होगी? ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। तीसरी मेरी यहां पर जो प्रॉपर्टी थी वो थी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में मैंने बताया था कि एक एलिमेंट ई जी में ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए डॉट ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई डॉट ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। फिर फोर्थ जो प्रॉपर्टी थी वो थी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स जो प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि आपका दे एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी डॉट ए वेयर ए बिलोंग्स टू जी। तो यदि ये चार प्रॉपर्टी यदि होल्ड होती हैं तब तो वो आपका क्या होगा? ग्रुप। लेकिन एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आपकी होल्ड हो जाए, यानी फिफ्थ प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो थी मेरी यहां पर कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होल्ड होती है। तो यदि ये पांचों प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं तब आपका जो ग्रुप होगा वो होगा आपका एबिलियन ग्रुप होगा। तो ये ग्रुप कैसा होगा? एबिलियन ग्रुप होगा। और उस पर बेस मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे, कुछ स्पेशल एग्जांपल्स बताए थे कि जैसे इनफाइनाइट ग्रुप है जेड प्लस, ये एबिलियन ग्रुप है। फिर मैंने बताया था आर प्लस आपका रियल नंबर सेट है, वो भी आपका एबिलियन ग्रुप है। फिर क्यू प्लस मैंने बताया था आपको, और इस तरीके से सी प्लस बताया था मैंने आपको। फिर आर डॉट आपका है। तो मैंने काफी एग्जांपल्स बताए थे और कुछ स्पेशल एग्जांपल्स जैसे एडिशन मॉड्यूलो एन, एडिशन मॉड्यूलो एन ये वाला बताया था मैंने आपको। एडिशन मॉड्यूलो एन वाला बताया था मैंने कि यहाँ पर ये जेड है सेट ऑफ इंटीजर और उसमें एडिशन मॉड्यूलो एन वाली प्रॉपर्टी लगती है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से लिख सकती हूँ कि जेड और एडिशन मॉड्यूलो एन। तो ये बताया था मेरा। तो ये भी एक एबिलियन ग्रुप होता है, आपको बताया था, उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे एबिलियन ग्रुप होता है एडिशन मॉड्यूलो एन। अब उसके बाद हमारा जो आता है, और मैंने कुछ स्पेशल जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बताया था। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी 1 माइनस 1 आइटा माइनस आइटा बताया था मैंने आपको। और आपको काफी मैंने इसमें एग्जांपल्स कराए थे। तो ये फर्स्ट वीडियो को आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ग्रुप क्या होता है। अब उसके बाद हम यहाँ पर जो बात करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे कि जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप के बारे में, कि जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप क्या है। तो इसकी प्रॉपर्टी जो है, पहली प्रॉपर्टी है कि यूनिकनेस ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट। यूनिकनेस ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट का मीनिंग हो गया यहाँ पर कि आइडेंटिटी क्या होती है? किसी भी ग्रुप की एक ही होती है। सपोज मान लीजिए कि दो आइडेंटिटी है, एक ई और ई डैश, जी ग्रुप की आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी है तो वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा। तो प्रॉपर्टी को क्या सेटिस्फाइड करेगा? तो ए ई
इज इक्वल टू ई, ए इज इक्वल टू ए होगा। और दूसरी आइडेंटिटी ई डैश है तो ई डैश इज इक्वल टू ई डैश ए इज इक्वल टू ए होगा। अब इन दोनों को यदि मैं अप्लाई करूं तो मेरा क्या आएगा, ए डॉट ई इज इक्वल टू ए डॉट ई डैश आएगा। अब मैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा दूं तो ई इज इक्वल टू ई डैश आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने यदि मान लिया कि दो आइडेंटिटी है तो वो आपके ई इज इक्वल टू ई डैश के बराबर है, तो ये आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है। उसके बाद सेकंड जो प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, यूनिकनेस ऑफ द इनवर्स एलिमेंट, यानी द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एंड जी इज ए यूनिक, यानी जी के हर एलिमेंट का इनवर्स एक ही होगा, एक से ज्यादा इनवर्स नहीं होंगे। तो आपका क्या है कि यानी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, ए इज इक्वल टू ई, ये प्रॉपर्टी होती है आपकी। तो इनवर्स भी क्या होगा, हर एलिमेंट का यूनिक होगा। और उसके बाद कैंसिलेशन लॉ है। कैंसिलेशन लॉ में एक लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है, एक राइट कैंसिलेशन लॉ है। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या है कि ए सर्कल बी इज इक्वल टू ए सर्कल सी है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड से ए रिमूव हो जाएगा तो बी इज इक्वल टू सी आएगा। इस तरीके से बी सर्कल ए, सी सर्कल ए है तो बी इज इक्वल टू सी आएगा। फिर ऑर्डर ऑफ द ग्रुप जी, यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज हो गई। अब ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप जी, हमें क्या है, ऑर्डर किसी भी ग्रुप का क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप जी, यानी जी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। सपोज मान लीजिए कि मैं एक यहाँ पर एग्जांपल लूं, तो मैंने लिया कि जेड आपका प्लस है, जेड प्लस, आपको मालूम है जेड सेट कैसा होता है, ये आपका कैसा ग्रुप है, ये आपका एबिलियन ग्रुप है। अभी मैंने आपको बताया था ये कैसा ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है। अब मुझे बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो जेड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो आपके -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ये एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्डर ऑफ जेड जो होगा वो इनफाइनाइट होगा, तो यानी ये इनफाइनाइट ग्रुप होगा। अब मैंने यहाँ पर लिया जेड एडिशन मॉड्यूलो 3 लिया, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आए, मैंने बताया था कि इसके अंदर जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो रिमाइंडर होते हैं, तो ये होगा 0, 1 एंड 2। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं किसमें, एडिशन मॉड्यूलो 3 में, यानी Z3 में कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 3 ही एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से मैं एक दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, सपोज एडिशन मॉड्यूलो 5, तो इसके अंदर रिमाइंडर क्या आएंगे, रिमाइंडर आएंगे इसमें 0, 1, 2, 3, 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Z5 क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज Z5 इज 5। तो यहाँ पर आपने देखा कि Z5 के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 5 हैं, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 5 हो गया। अब इसी तरीके से आप सपोज आपका यहाँ पर था एक ग्रुप था और वो था जी सेट था आपका 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर यदि मैं इसका ऑर्डर जी का फाइंड करना चाहूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है, तो ये आपका फाइनाइट ग्रुप भी हो गया और एलिमेंट्स इसके कितने हो गए, 3 हो गए, तो ऑर्डर इसका जी का कितना होगा, 3। फिर मैंने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का एक एग्जांपल बताया था, तो 1, -1, आइटा और माइनस आइटा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर कितने हैं, 4, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 4 हो गया आपका। तो इस तरीके से आप ग्रुप का ऑर्डर भी फाइंड कर सकते हैं। अब उसके बाद हम दूसरा यहाँ पर जो है आपका वो है कि आपने ग्रुप का ऑर्डर फाइंड कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या हो गया, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट, यानी आपका जो पॉजिटिव इंटीजर n की वो वैल्यू जिसके लिए ये कंडीशन फुलफिल होती हो, an इज इक्वल टू ई, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। यदि ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है तो एलिमेंट ए का क्या होगा, इनफाइनाइट ऑर्डर का, तो ए इज सेड टू बी हैव इनफाइनाइट ऑर्डर। अब इस प्रॉपर्टी को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मान लीजिए कि सपोज आपका क्या है यहाँ पर जेड, मैंने आपका Z5 लिया, तो Z5 के अंदर जो एलिमेंट्स आ गए इसके रिमाइंडर 0, 1, 2, 3 एंड 4 रिमाइंडर हो गए। अब मुझे सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर एलिमेंट इसका 2 है, तो मुझे ऑर्डर ऑफ 2 फाइंड करना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने जो डेफिनेशन बताई थी वो बताई थी कि a की पावर n इज इक्वल टू e होता है, क्योंकि ये आपको मालूम है कि ये Z+5 ये ग्रुप है आपका। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने लिया 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 क्या हुआ, रिमाइंडर 2 ही रहेगा।
फिर 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 2 + 2 डिवाइडेड बाय 5। तो कितना आया, ये 4 आ गया। अब आपको ई अभी नहीं मिल रहा क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट इस पर क्या है, 0, तो 0 आना चाहिए। तो 2 की पावर 3 लिया आपने। 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 + 2 + 2 डिवाइडेड बाय 5। तो 2 + 2 तो 4 + 2 डिवाइडेड बाय 5। तो 6 डिवाइडेड बाय 5, तो रिमाइंडर आ गया 1 आपका। फिर आपने 2 की पावर 4 लिया। 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 2 + 2 + 2 + 2 डिवाइडेड बाय 5। तो कितना हो गया आपका 1 + 2 डिवाइडेड बाय 5। तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। फिर आपने 2 की पावर 5 लिया। तो 2 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया, 3 + 2 डिवाइडेड बाय 5। तो जैसे आपने 3 + 2 डिवाइडेड बाय 5 किया तो रिमाइंडर आ गया 0। तो आपने देखा जो 2 का ऑर्डर है वो कितना है, 5 है। तो ऑर्डर ऑफ 2 इज टू कितना है, 5। अब सपोज मान लीजिए कि मुझे इसमें ऑर्डर फाइंड करना है किसका, 4 का। तो ऑर्डर ऑफ 4 क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ 4 के लिए मुझे यहाँ पर ये फाइंड करना है कि इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने क्या किया, 4 की पावर 1 किया। तो 4 की पावर 1 करते ही मेरा यहाँ पर क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो ये आ गया मेरा 4। अब मैंने किया 4 की पावर 2। तो 4 की पावर 2 का मतलब हो गया 4 + 4 डिवाइडेड बाय 5, यानी 8 डिवाइडेड बाय 5। तो कितना रिमाइंडर आया, 3। अब मैंने क्या किया, 4⁻3। तो ये रिमाइंडर जो आया था 3 और एक 4 और ऐड कर दिया डिवाइडेड बाय 5। तो ये भी मेरा कितना हो गया, 7 डिवाइडेड बाय 5। तो मेरा कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या, अब 4 की पावर 4 किया तो मेरा यहाँ पर क्या आएगा, 2 + 4 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो गया 6 यानी 1 आ गया। फिर मैंने 4 की पावर 5 किया तो ये हो जाएगा 1 + 4 डिवाइडेड बाय 5। तो कितना आया, 0 आ गया। तो मैंने देखा इसका ऑर्डर भी कितना हो गया, तो ऑर्डर ऑफ 4 = 5 हो गया। तो ये क्या हो गया, इसका ऑर्डर ऑफ 4 इज 5। तो आपने देखा कि अब हर एलिमेंट का आप ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि हम क्या है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हम किस तरीके से निकालते हैं। उसके बाद आता है कि यदि किसी का ऑर्डर पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उसका ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। अब प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है, तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। यानी आपका कोई फाइनाइट ग्रुप है, जैसे अब सपोज मान लीजिए मैं एक एग्जांपल और लेती हूँ। सपोज मैंने लिया G = 1 ओमेगा स्क्वायर। ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब इसका ऑर्डर ग्रुप का कितना है, 3 है। अब मुझे सपोज मान लीजिए कि ओमेगा का ऑर्डर फाइंड करना है कि ओमेगा का ऑर्डर क्या होगा। तो ओमेगा का ऑर्डर फाइंड करने के लिए क्या करूंगी मैं, यहाँ पर ये फाइनाइट है तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें क्या है, फाइनाइट है। तो ओमेगा की पावर 1 = ओमेगा, ओमेगा की पावर 2 = ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 3 = 1। क्योंकि डेफिनेशन क्या होती है, ए की पावर n = e, और e यहाँ पर क्या है, 1। तो आपका सेटिस्फाइड हो गया। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, इसका ऑर्डर आ गया 3। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा = 3। तो ये भी क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। तो पहली जो प्रॉपर्टी मेरी ये कहती है कि जो ऑर्डर है एलिमेंट का वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। दूसरा कहता है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए is always equal to the order of its inverse A inverse। यानी सेकंड प्रॉपर्टी मेरी यहाँ पर क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी मेरी कहती है यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए आपने ओमेगा का ऑर्डर लिया। अब आपको मालूम है जब आपने इसकी कंपोजिशन टेबल फॉर्म की थी तो यहाँ पर डॉट था, ये 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर। तो ये आया था 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1। फिर ये आया था ओमेगा स्क्वायर 1 और ये आया था ओमेगा। तो आप यहाँ पर देखिए 1 तो आइडेंटिटी एलिमेंट था। अब जहां जहां 1 है वहां सर्किल बना लिया था। तो आपने देखा था कि ओमेगा इनवर्स जो है वो क्या है, ओमेगा स्क्वायर। तो आपको क्या बताना है कि ऑर्डर ऑफ ओमेगा इनवर्स और ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा। तो अब देखिए आपने क्या निकाला, ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर निकालिए। और इसी तरीके से आप इसको करें तो यहां पर आपका क्या आएगा
कि यहाँ पर आएगा कि ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनवर्स आपने लिया, वो आना चाहिए आपका ऑर्डर ऑफ ओमेगा के बराबर। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर निकालें, तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या आया मेरा, तो यहाँ पर फाइंड करना, तो ओमेगा स्क्वायर तो मेरा क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा। अब ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर किया तो इसको लिख सकते हो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ये ओमेगा आ गया। फिर मैंने क्या किया, ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब किया तो मेरा आ गया ओमेगा 6, ये हो गया 1। तो मैंने देखा इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो मैंने देखा ओमेगा का जो इनवर्स होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है, तो दोनों का ऑर्डर क्या होता है, हमेशा सेम होता है। तो आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या होते हैं, दोनों के सेम होते हैं। तो दोनों का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। तो आपकी ये प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है। अब उसके बाद नेक्स्ट आती है, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n एंड p इज ए प्राइम टू n, देन द एलिमेंट ap इज आल्सो ऑफ ऑर्डर n। अब इन्होंने क्या कहा है कि a एलिमेंट ऑर्डर n का और p एक प्राइम नंबर टू n है, देन द एलिमेंट a की पावर p इज आल्सो द ऑर्डर ऑफ n। इसको हम समझते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपने क्या किया, जैसे आपका जो सेट था वो था आपका 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर सेट था। अब मैंने बताया कि ये एलिमेंट ए ले लिया मैंने, तो ए इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा। अब मैंने ए की पावर पी किया, तो ए की पावर प्राइम नंबर यहाँ पर मैंने ले लिया 2, तो ए स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर। तो उन्होंने कहा है कि ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर और ऑर्डर ऑफ जी बराबर होगा। तो अभी हमने निकाला था ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो यानी इस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी को क्या करता है, होल्ड करता है। तो आपने पता कर लिया कि ये क्या है, कि यदि a एलिमेंट है ऑर्डर n का और p प्राइम टू n है, तो p क्या है, प्राइम टू n है, देन द एलिमेंट ap इज आल्सो द ऑर्डर ऑफ n। तो ap भी आपका क्या होगा, ऑर्डर n का होगा। तो इस तरीके से आपने इसकी जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स के ऑर्डर की वो आपने पता कर ली। अब आते हैं हम साइक्लिक ग्रुप, कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। देखिए साइक्लिक ग्रुप के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि एक ग्रुप G इज कॉल्ड ए साइक्लिक ग्रुप। A group G is called a cyclic group if there exists an element A belongs to G such that every element in G can be expressed as a power of A. This generator element is written as G, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A। देखिए यहाँ पर साइक्लिक ग्रुप के लिए समझिए, मैं एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझाती हूँ। सपोज मान लीजिए कि अभी मैंने जैसे एग्जांपल लिया था G इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये मैंने एक एग्जांपल लिया था, और मेरा ये जो ग्रुप था ये एबिलियन ग्रुप था। और आपको मालूम है कि साइक्लिक ग्रुप कब होगा, कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो जिसका ऑर्डर हो वो जी ऑर्डर ऑफ जी के बराबर हो, तभी हम कहेंगे वो ग्रुप कैसा है, साइक्लिक ग्रुप है। अब मैंने आप बताया था कि ओमेगा का ऑर्डर निकाला मैंने, तो ओमेगा का ऑर्डर क्या हुआ, ओमेगा की पावर 1 इज इक्वल टू ओमेगा रहा, ओमेगा स्क्वायर ही रहा, और ओमेगा क्यू मेरा क्या हो गया, ओमेगा क्यू हो गया 1। तो मेरे को जो मालूम है ऑर्डर ए की पावर n इज इक्वल टू ई आइडेंटिटी 1 हो गई, तो इसका ऑर्डर हो गया 3। तो और आपको मालूम है ग्रुप जी का भी ऑर्डर 3 है, तो इसका मतलब इसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। तो इसका मतलब ये ग्रुप कैसा हो गया, आपका साइक्लिक ग्रुप हो गया। तो ये जो जी डॉट है वो आपका ग्रुप कैसा है, साइक्लिक ग्रुप है। तो आपने पता कर लिया साइक्लिक ग्रुप है। अब साइक्लिक ग्रुप का मतलब क्या हो गया कि इसका जनरेटर, तो इसका जनरेटर जो हो गया वो ओमेगा हो गया। इसी तरीके से अभी मैंने निकाला था कि ओमेगा स्क्वायर का भी ऑर्डर 3 ही आता है और ये ग्रुप ऑफ जी के बराबर है, तो दूसरा जो जनरेटर हो गया वो ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब मुझे यहाँ पर बताना है, एक शॉर्टकट ट्रिक है कि जीसीडी ऑफ आर एन इज इक्वल टू 1 हो, तो वो उसके जनरेटर कहलाते हैं। अब यहाँ पर जीसीडी ऑफ आर आपको पता नहीं, एन आपका 3 है, तो आपको बताना है 1 के बराबर। तो कौन कौन से आते हैं, एक तो आपका आ जाएगा यहाँ पर, आपने 1 तो नहीं होगा, 2, और आपका क्या हो जाएगा कि आर की वैल्यू 2 और 3, तो आपका क्या हो गया, 2 हो गया। और दूसरा आपका क्या हो गया यहाँ पर, तो ये आपका कैसा ग्रुप हो गया, आपका साइक्लिक ग्रुप हो गया। और उसके बाद आप बताएंगे नेक्स्ट यहाँ पर
कि यहाँ पर साइक्लिक ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन ग्रुप, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो साइक्लिक ग्रुप क्या होगा, कोई भी साइक्लिक ग्रुप है तो इसका मतलब वो एबिलियन ग्रुप होगा। लेकिन एबिलियन है तो जरूरी नहीं कि वो साइक्लिक ग्रुप हो। दूसरी प्रॉपर्टी, द ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप इज एग्जैक्टली सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। मैंने बताया था जनरेटर क्या था, जैसे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर था, तो उन दोनों का ऑर्डर सेम था, इसलिए वो साइक्लिक ग्रुप था। ए इज जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप, तो ए इनवर्स इज आल्सो द जनरेटर। यदि ए आपका जनरेटर है साइक्लिक ग्रुप का, तो ए इनवर्स भी इसका जनरेटर होगा। द जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n ऑफ द एलिमेंट्स a की पावर p, where p is co-prime to n and GCD of Pn is equal to 1. Every group of prime order is automatically cyclic. कोई भी ग्रुप है, जैसे ग्रुप का ऑर्डर आपका 3 है तो ये ऑटोमेटिकली साइक्लिक होगा। ग्रुप का ऑर्डर आपका 5 है तो ये ऑटोमेटिकली साइक्लिक होगा। ग्रुप का ऑर्डर आपका क्या है, आपका 7 है तो ऑटोमेटिकली ये साइक्लिक होगा। ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर लेस देन और इक्वल टू 5 आर साइक्लिक ग्रुप। जितने भी ग्रुप्स हैं जिनका ऑर्डर 5 या 5 से कम है तो वो हमेशा साइक्लिक ग्रुप होते हैं। अब मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको कि मान लीजिए कि आपको पता करना है कि वो साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है। देखिए आपका फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में क्या आता है, 1 -1 आइटा माइनस आइटा आता है। आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर 1 है। अब सबसे पहले हर एलिमेंट्स का ऑर्डर पता करना है। देखिए 1 का, तो 1 की पावर 1 किया, डेफिनेशन क्या होती है, a की पावर n इज इक्वल टू e। e क्या है, यहाँ पर 1 है तो आपका ये इसके बराबर आना चाहिए। तो आप देखिए 1 आ रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 1 का, तो ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 आया। अब आप -1 की पावर करें तो -1 की पावर 2 तब 1 आएगा, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। तो ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू 2। अब आइटा का ऑर्डर देखेंगे तो आइटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ आइटा इज इक्वल टू 4। फिर उसके बाद आप इसका देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ माइनस आइटा इज इक्वल टू 4। तो आपने देखा यहाँ पर, और वैसे भी माइनस आइटा इज द इनवर्स ऑफ आइटा है, तो यदि इसका ऑर्डर 4 है तो इसका भी ऑर्डर 4 होगा। ये जनरेटर है तो ये भी जनरेटर होगा। अब मैंने बताया जनरेटर क्या होते हैं, जनरेटर वो होते हैं कि उस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वही ग्रुप का ऑर्डर हो तो वो उसके जनरेटर कहलाता है। तो यहाँ पर 2 जनरेटर आ गए आपके, एक आइटा और एक माइनस आइटा। तो आइटा माइनस आइटा आर द जनरेटर्स ऑफ द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो आपने इसीलिए पता कर लिया कि इसके जनरेटर्स आपके क्या है। अब हम बात करते हैं सब ग्रुप्स की। सब ग्रुप्स क्या होते हैं, सब ग्रुप मान लीजिए कि H एक आपका सबसेट है G का और H नॉन एम्प्टी भी है। तो H of a group G is called subgroup of G if H itself form a group, यानी H क्या हो, खुद में एक ग्रुप हो, यानी ऑपरेशन वो बाइनरी ऑपरेशन वही यूज होगा जो G में यूज हुआ है और ये भी एक ग्रुप होना चाहिए, तभी हम कहेंगे ये एक सब ग्रुप है। तो क्या है, H itself form a group under the exact same binary operation defined on G। अब सब ग्रुप की क्या है, सब ग्रुप में एक इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। इम्प्रॉपर सब ग्रुप क्या होते हैं, H यदि G के बराबर है तो every group is itself a सब ग्रुप होता है। ट्रिवियल सब ग्रुप होते हैं जिसमें केवल आइडेंटिटी एलिमेंट हो, तो सबसेट कंटेनिंग ओनली द ग्रुप आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर एक ट्रांजिटिव सब ग्रुप्स होते हैं। ट्रांजिटिव सब ग्रुप्स क्या होते हैं कि यदि मान लीजिए के सब ग्रुप है H का, ये सब ग्रुप का सिंबल है, के सब ग्रुप है H का और H सब ग्रुप है G का, तो के भी सब ग्रुप होगा G का। तो इसका मतलब के सब ग्रुप है H का और H सब ग्रुप है G का, तो के भी ट्रांजिटिवली सब ग्रुप होगा G का। तो ये आपकी सब ग्रुप की प्रॉपर्टी है कि सब ग्रुप क्या होते हैं, ये आपको बताया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि मान लीजिए कि इसकी कुछ वो है कंडीशंस है, नेसेसरी कंडीशंस है कि एक 2 स्टेप टेस्ट होता है और एक होता है 1 स्टेप टेस्ट। तो ये 2 थ्योरम भी है। तो यदि मान लीजिए कि 2 एलिमेंट से A और B H को बिलोंग करते हैं और H क्या है, ये सब ग्रुप कब होगा, जब आपकी एक क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता हो, H मस्ट बी क्लोज अंडर द ऑपरेशन। और एक क्या हो कि यदि A H को बिलोंग करता है तो A इनवर्स भी H को बिलोंग करना चाहिए। यदि A H को बिलोंग करता है तो A इनवर्स भी H को बिलोंग करना चाहिए। एवरी एलिमेंट इन H मस्ट हैव इट्स इनवर्स इन H। 1 स्टेप टेस्ट क्या है कि A B यदि H को बिलोंग करते हैं तो A कंपोजिशन B इनवर्स भी H को बिलोंग करेगा। तो इसमें क्या है, इनवर्स भी आपका हो गया। तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस
combining closer and the inverse into a single check। तो आप इससे चेक कर सकते हैं कि वो ग्रुप है या नहीं है। फिर फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट क्या होता है कि यदि ए बी एच को बिलोंग कर रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा। तो वी ओनली नीड्स टू सेटिस्फाई क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन टू बी ए सब ग्रुप। तो हम बता सकते हैं कि वो सब ग्रुप आपका होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग आप इसको बता सकते हैं कि वो सब ग्रुप आपका होगा। अब उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे यहां पर मैं बताती हूं कि सब ग्रुप का पहला एग्जांपल कि मान लीजिए कि आपका, पहले तो इस ग्रुप के बारे में मैं बताती हूँ ये ग्रुप है क्या, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको द डेफिनेशन ऑफ U1। इस पर आते हैं। देखिए ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन ग्रुप है। जैसे मैंने एडिशन मॉड्यूलो एन बताया था, एडिशन मॉड्यूलो एन ग्रुप बताया था, इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन ग्रुप है। मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन ग्रुप क्या होगा आपका कि इसको हम U1 से भी डिफाइन करते हैं। मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन ग्रुप क्या है, U1 से डिनोट होता है। ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर लेस देन n दैट आर कोप्राइम रिलेटिवली टू n। जैसे U1 के अंदर वो एलिमेंट्स सारे के सारे Z के आएंगे जो ग्रेटर इक्वल टू 1 हो और लेस देन n हो। GCD ऑफ AN इज इक्वल टू 1। अब यहां पर जैसे मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n का U8 का एग्जांपल लेती हूँ। अब U8 के अंदर क्या एलिमेंट्स आने चाहिए, U8 की डेफिनेशन होगी कि वो सारे के सारे इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे जो किस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हो, A इज ग्रेटर इक्वल टू 1 लेस देन 8, और जिनका क्या हो कि जिनका GCD जो लिया जाए A8 का वो 1 के बराबर हो। अब ए की क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं जिसका GCD 1 होगा। देखिए आपने लिया कि यहाँ पर 1 तो होगा ही, 1 8 1 ही आएगा। फिर 2 8, 2 और 8 में कॉमन 2 है। फिर इसके बाद 3 8 तो 3 आ जाएगा, इसमें कॉमन 1 है। फिर 4 8 में 4 कॉमन है तो वो नहीं आएगा। 5 8 में क्या कॉमन है, 5 1 ही कॉमन है। फिर 6 8 में 2 कॉमन है, नहीं आएगा। 7 8 में 1 कॉमन है। तो आपने देखा इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ गए वो U8 में क्या आ गए, 1 3 5 7। तो सब एलिमेंट्स लिए, लेकिन इनका GCD जब निकाला तो इसमें केवल कॉमन एलिमेंट्स जिसका GCD 1 हो वो 1 3 5 7 आ गए। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 4 हो गया। तो ऑर्डर निकालने के लिए आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ UN ऐसे भी लिख सकते हैं, और उसको ऑर्डर ऑफ UN भी लिख सकते हैं, और वो 5n के बराबर होगा। और 5n कितना है, 4 के बराबर आ गया ये। इसी तरीके से ये तो कंपोजिट नंबर था। अब मैं एक प्राइम नंबर लेती हूँ। अब प्राइम नंबर मैंने लिया U5। अब मुझे पता करना है कि U5 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे। तो डेफिनेशन क्या है, A such that A is greater equal to 1 और less than 5, और दूसरा GCD of A5 is equal to 1। अब देखिए क्या कैसे निकालेंगे GCD ऑफ 20 में। अब देखिए पहले देखा आपने GCD निकालना है, तो GCD कैसे निकालना है, 1 5 कॉमन एलिमेंट क्या आया, 1। फिर आपने 2 5 कॉमन एलिमेंट क्या आया, 1। फिर 3 5 कॉमन एलिमेंट क्या आया, 1। फिर आया 4 5 कॉमन एलिमेंट क्या आया, 1। तो आपने देखा 1 2 3 4 ये सारे के सारे हो गए। तो जब भी प्राइम नंबर होता है तो जो उसके सारे जो इंटीजर्स होते हैं वही उसके क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n के एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने आ गए, 4 आ गए। ठीक है, उसके बाद हम U15 की बात करते हैं। तो U15 के अंदर एलिमेंट्स क्या आएंगे, देखो U15। तो U15 का मैंने निकाला, तो U15 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आया। अब मैं इसका GCD निकालती हूँ। तो GCD कैसे निकालूंगी मैं यहाँ पर, तो मैं लूंगी यहाँ पर GCD ऑफ 115 1 आ गया, 215 1 आ गया, फिर 315 3 कॉमन, 415 4 आ गया एलिमेंट इसका, 515 5 कॉमन आ गया, 615 में 3 कॉमन आ गया, 715 इसमें 1 ही कॉमन आया तो 7 हो गया एलिमेंट, 815 में 1 कॉमन आया, 915 में 3 कॉमन आ गया, 1015 में 5 कॉमन आ गया, 1115 में आपका 1 कॉमन आया, 1215 में 3 कॉमन आ गया, 1315 में 1 कॉमन आया, 1415 में 1 कॉमन आ गया। तो एलिमेंट्स हो गए 1 2 4 5 7 8 11 13। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हो गए, 8 हो गए। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 8 हो गया।
अब मुझे फाइंड करना है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ 7। मुझे यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 7 फाइंड करना। तो ऑर्डर ऑफ 7 फाइंड करने के लिए देखिए मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि मुझे इसका ऑर्डर ऑफ 7 फाइंड करना है। तो ऑर्डर ऑफ 7 फाइंड करने के लिए यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले 7 की पावर 1 कितना आया, 7 आया। फिर 7 की पावर 2, इसका मतलब हो गया 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 50, क्योंकि ये है तो ये हो गया 49 डिवाइडेड बाय 15, तो कितना आ गया 15, 15 30 45 यानी 4 आ गया। फिर आपने क्या किया 7 क्यूब, तो आपने किया 4 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 15, तो कितना आ गया 7 28, 28 अपॉन 15, तो कितना आया ये आपका, तो ये हो जाएगा आपका 28 में से 15 गया तो कितना बचा आपका 8 3, ये हो गया और ये 13 हो गया। अब इसके बाद आपने क्या किया 7 की पावर 4, तो 7 की पावर 4 हो गया 13 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 15, तो कितना आ गया और 2 91 डिवाइडेड बाय 15, 15 3 45, 15 चौक 60, 15 50 छिक्के 90, तो 1 आ गया। तो आपने देखा कि 7 की पावर 4 इज इक्वल टू 1, और एलिमेंट्स की क्या होते हैं ई, और ई कितना है 1 है, तो प्रॉपर्टी हो गई। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया 4। तो ऑर्डर ऑफ 7 जो हो गया वो आपका यहाँ पर हो गया 4। तो इस तरीके से आप ऑर्डर ऑफ 7 इजीली फाइंड कर सकते हैं कि आपको ऑर्डर इसका कैसे निकालना है। तो आप एलिमेंट का ऑर्डर भी आप निकाल सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखें एग्जांपल, मुझे सब ग्रुप की बात करनी है कि U15 है, द एलिमेंट्स आर नंबर लेस देन 15 को प्राइम टू 15, तो ये मैंने बताया था ये एलिमेंट 1 2 4 7 8 11 13 14 आएंगे। अब एक सब ग्रुप मैंने ले लिया, सब ग्रुप H, क्योंकि फाइनाइट ग्रुप है तो मैं इसकी देखती क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएगी तो ये सब ग्रुप हो जाएगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। तो मैंने क्या है कि यहाँ पर देखा, तो मैंने यहाँ पर जैसे किया 4 इंटू 11, क्योंकि ये क्या है अंडर मल्टीप्लीकेशन है, तो 4 इंटू 11 कितना आ गया आपका, ये हो गया 44, और 44 को मैंने डिवाइड कर दिया किससे, 15 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 14। ठीक है, अब मैंने क्या किया 14 इंटू, फिर मैंने क्या किया 4 इंटू 11 किया था मैंने, 14 इंटू 14 किया, और फिर इसके बाद 14 इंटू 14 किया तो क्या आएगा मेरा, मुझे देखना है यहाँ पर 14 इंटू 14 हो गया आपका कितना, यहाँ पर कि ये हो गया आपका 16, और ये होगा आपका यहाँ पर 16, और ये 4 8 1 9 और 196 डिवाइडेड बाय 15, तो 15 से इसको आपने जब डिवाइड किया तो कितना आया, ये हो गया आपका 15, तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर 15 से डिवाइड करने के बाद, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पर ये बचेगा। तो आप देखेंगे ये 14 इसको H को बिलोंग कर रहा है, और यहाँ भी आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 15, 196 है, डिवाइड किया तो ये आ गया 15, और ये बचा 4, तो 15 3 45, तो कितना बचा ये 1, तो एक भी आपका किसको बिलोंग कर रहा है, H को बिलोंग कर रहा है। तो आप यहाँ पर देखें कि यदि दो एलिमेंट्स का आप प्रोडक्ट करते हैं, जैसे 1 इंटू 4 किया तो 4 आ गया, 4 इंटू 11 किया तो आपका 14 आ गया, 11 इंटू 14 किया तब भी आपका क्या होगा 11 इंटू 14 करेंगे तो वो भी आपका क्या करेगा, इसको बिलोंग करेगा, तो H को बिलोंग करेगा। तो आप देखेंगे कि इनका प्रोडक्ट किया जाए तो वो H को बिलोंग कर रहा है, तो और बाकी प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक सब ग्रुप है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए कि आपने पता कर लिया कि सब ग्रुप है या नहीं है। आप सब ग्रुप और आप इसका देखें कि Zn के सब ग्रुप्स कैसे फाइंड करते हैं। देखिए एवरी पॉजिटिव डिवाइजर D ऑफ n, मान लीजिए कि Z6 है, तो 6 के डिवाइजर क्या हुए, 6 के डिवाइजर हो गए 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है, तो ये जो है इसके क्या होंगे, सब ग्रुप्स होंगे। तो इन्होंने कहा है एवरी पॉजिटिव डिवाइजर D ऑफ n देयर इज एक्जेक्टली वन सब ग्रुप ऑफ Zn ऑफ ऑर्डर D, these subgroups are themselves cyclic, और cyclic भी होंगे। जैसे Zn है, Z6 है, तो 0 1 2 3 4 5 हो गया यहाँ पर, तो इसके डिवाइजर 1 2 3 और ये क्या आ गया आपका 6 आ गया। तो आप सबसे पहले सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1, तो 1 ऑर्डर का आपको सब ग्रुप फाइंड करना है। तो 1 ऑर्डर के सब ग्रुप कितने होंगे, तो आप देखें एक ही होगा, एक ही एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर 1 होगा, तो एक सब ग्रुप तो हो गया H1 इज इक्वल टू 0। अब आपको देखना है तो इसका ऑर्डर कितना है 1,
अब आपको देखना ऑर्डर ऑफ 2, मतलब ये आपको सब ग्रुप लेना है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ यहाँ पर ऑर्डर ऑफ H1, यहाँ पर लिख सकती हूँ मैं कि ये क्या है, ऑर्डर ऑफ H1, यहाँ पर ही लिख दें। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ H1 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया फर्स्ट वन ऑर्डर का सब ग्रुप। अब मुझे लिखना है ऑर्डर ऑफ H2, दो, मतलब कौन सा होगा जिसमें दो एलिमेंट्स ही हों, तो H2। तो आप ले लें, यहाँ पर देखिए ऑर्डर ऑफ 3 का ऑर्डर फाइंड करें, तो 3 की पावर 1 3 रहेगा, फिर 3 की पावर 2 किया तो इसका मतलब हो गया 3 + 3 डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर आ गया 0। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। तो ऑर्डर ऑफ H2 में एलिमेंट्स क्या आएंगे, एक तो 0 हो जाएगा और एक 3 आ जाएगा, क्योंकि एक 0 आ गया एक 3 आ गया, तो ऑर्डर 2 का हो गया। इसी तरीके से आप निकालें यहाँ पर, और आप क्या निकालेंगे कि ऑर्डर ऑफ H3 क्या है, 3 ऑर्डर का क्या होगा, जैसे आपने लिया 2 की पावर 1 2 आया, फिर है 2 की पावर आपने लिया 2 तो कितना आ गया 4 डिवाइडेड बाय 6 तो 4 आया, फिर 2 की पावर 3 4 + 2 डिवाइडेड बाय ये 0 आ गया। तो आपने देखा कि जो H3 के अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 0 2 4, तो ये ऑर्डर 3 के हो गए। अब ऑर्डर ऑफ 6 क्या होगा, यानी ऑर्डर ऑफ H4, ये आपका 6 ऑर्डर का, तो 6 ऑर्डर का तो ग्रुप इटसेल्फ होगा, तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 0 1 2 3 4 5। तो ये सारे के सारे क्या है, H1 H2 H3 H4 क्या है, इसके सब ग्रुप्स हैं। तो इन्होंने बताया है कि Zn में जो सब ग्रुप्स होते हैं उसके डिवाइजर्स जो होते हैं वो उस ऑर्डर के होते हैं। तो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 आपका ये हो गया, प्रीवियस सब ग्रुप है ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप हो गया, और सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 ये हो गया, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट फाइंड करना, कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, कि किसी एलिमेंट का Zn में ऑर्डर क्या होगा। तो उन्होंने कहा है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर k such that adding a to itself k times equals to the identity element। अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए फाइंड करना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, इससे किसी भी Zn में एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर ऑर्डर फाइंड करना है 4 का, मुझे किसका फाइंड करना है, मान लीजिए कि मेरा Z6 है, और Z6 के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं 0 1 2 3 4 5। अब मैं यहाँ पर एक एक एलिमेंट का ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ, अब ये ए है, ठीक है, ए इज इक्वल टू मैंने लिया 2। अब मुझे इसका ऑर्डर फाइंड करना है, तो ऑर्डर ऑफ 2 क्या होगा, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी 6, तो इसका हो गया ऑर्डर ऑफ Z6 कितना हो गया 6। अब यहाँ पर अपॉन GCD ऑफ, फॉर्मूला लगा दिया 2 6, कितना आया GCD 6 डिवाइडेड बाय कॉमन आ गया 2, तो कितना ऑर्डर आ गया 2 का 3, वो मैंने देखा 2 ऑर्डर के 3 ही एलिमेंट्स हैं। और इसी तरीके से मैंने मान लीजिए कि मुझे 4 ऑर्डर का फाइंड करना है, तो मैंने क्या करना है कि ऑर्डर ऑफ 4 निकालना है, कि क्या होगा, तो 6 और यहाँ लिखूंगी GCD ऑफ, ये हो जाएगा 4 6, तो कॉमन 2 ही रहेगा, तो 6 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आया यहाँ पर, ये भी 3 ऑर्डर का होगा। तो ऑर्डर ऑफ 4 भी आप निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, अब जैसे आप मान लीजिए कि कोई मान लिए H5 है, तो आपको 4 का निकालना है, तो 4 की पावर 1 4 आया, 4 की पावर 2 का मतलब हो गया 4 + 4 डिवाइडेड बाय 6, तो 2 आ गया। फिर आपने 4 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 2 + 4 डिवाइडेड बाय 6, 0 आ गया, तो यही आना चाहिए, तो उसका ऑर्डर कितना हो गया 3 हो गया। तो आपने देखा कि H के अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे 0 2 और 4, ये एलिमेंट्स होगा इसके। तो आपने देखा यहाँ पर इसका ऑर्डर भी कितना हो गया 3 हो गया। तो इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का आप ऑर्डर भी Zn के अंदर निकाल सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर तो ये आप क्या है, मैंने आपको इसमें बताया कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, मैंने मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n की थ्योरी आपको बताई, मैंने उसमें बताया कि आप ऑर्डर किस तरीके से एलिमेंट का फाइंड कर सकते हैं, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, और आपको मैंने बताया कि जो ग्रुप्स हैं तो ग्रुप्स के अंदर आप कैसे उसका क्या कहते हैं बता सकते हैं कि वो एबिलियन ग्रुप है या नहीं है। थैंक यू सो मच।